हेलो स्टूडेंट्स, टीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स की क्लास में। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर दी है। और यूनिट नंबर 5 में हम डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यानी समंग संकलन की विधियां पढ़ना हमने स्टार्ट कर दी है। समंग संकलन में हमने जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा कलेक्शन उसके जो मेथड्स थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और वो ये है कि द्वितीयक समंकों के संकलन की विधियां। ये आज का हमारा लेक्चर है। प्राथमिक समंक हम पढ़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के इकोनॉमिक्स मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको ये सब सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए, प्राथमिक समंक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीयक समंक, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है द्वितीयक समंक किसे कहते हैं। हालांकि ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि समंक दो प्रकार के होते हैं, यानी डेटा जो कलेक्शन है या डेटा दो प्रकार का होता है। प्राथमिक यानी जिसे हम सबसे पहली बार कलेक्ट करते हैं वो प्राथमिक कहलाता है। और द्वितीयक समंकों से जो ऑलरेडी क्या है हमारे पास पहले से ही पब्लिश हो चुके हैं, पहले से ही रखे हुए हैं, और हम जाकर के उनका रीयूज कर लेते हैं। तो यदि आपसे डेफिनेशन पूछने में आती है तो क्या लिखेंगे? द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता है, यानी जो रिसर्च जिसको करना है, जिसको डेटा चाहिए, वो खुद जाकर के डेटा कलेक्ट नहीं करता है। और क्या है, वो जो डेटा है पहले से ही किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित एवं प्रयुक्त किए हुए होते हैं। यानी पहले ही कभी किसी को जरूरत पड़ी थी डेटा कलेक्शन करने की, तो उसने वो डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, और वो किसी किताब में, किसी पुस्तक में, किसी रिसर्च जर्नल में वो रखा हुआ है। तो हम जाते हैं और वहां से उस डेटा को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बजट बजट क्या है। यदि हमें बजट से कोई डेटा लेना है तो बजट सेकेंडरी सोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? बजट पर ऑलरेडी काम हो चुका है, डेटा कलेक्ट जिसको करना था उन्होंने उसको करके रख दिया है। अब हम जाकर के बजट से केवल और केवल डेटा दे लेंगे। तो ये द्वितीयक समंक कहलाता है। ठीक है, तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब जो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है उसके दो स्रोत हैं। पहली बात तो क्या है, प्रकाशित समंक कहलाते हैं, पब्लिश्ड डेटा, यानी ऐसा डेटा जो पब्लिश हो चुका है। पब्लिश मतलब वो हार्ड कॉपी में आपको मिल सकता है, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में हो सकता है, किसी बुक जर्नल के फॉर्मेट में हो सकता है, और आजकल तो जो वेबसाइट्स होती हैं उस वेबसाइट्स पर भी डेटा मिल जाते हैं। तो वो सब सारे डेटा क्या कहलाते हैं? प्रकाशित। और दूसरे कौन से हो गए? जो पब्लिश नहीं हो पाए वो कैसे कहलाते हैं? अप्रकाशित। ये सब थ्री मार्कर है। थ्री मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं द्वितीयक समंक के जो स्रोत हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो ध्यान रखिएगा, दो हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित, पब्लिश्ड एंड नॉन पब्लिश्ड। अब प्रकाशित रूप स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रकाशित स्रोत वो हैं यानी विभिन्न विषयों पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण संकलनों को एकत्रित करके उन्हें समय समय पर क्या करती रहती हैं? प्रकाशित करती रहती हैं। यानी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं? ये डेटा कलेक्ट करके रखते हैं और उनको फिर क्या कर देते हैं? पब्लिश कर देते हैं। यह सामग्री अत्यधिक उपयोगी होती है और विभिन्न अनुसंधानकर्ता इनका यूज करते हैं। तो देखिए, ये जिस फील्ड में होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड का डेटा कलेक्ट करके ये क्या कर देते हैं? ये पब्लिश कर देते हैं। अब जिसको जरूरत पड़ती है उस फील्ड की, जैसे सपोज कोई फाइनेंस की फील्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कौन सा डेटा कलेक्ट करेगा? वो फाइनेंस का डेटा कलेक्ट करेगा। कोई ऑटोमोबाइल की फील्ड का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑटोमोबाइल का डेटा कलेक्ट करेगा। या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आईटी का डेटा कलेक्ट करके रख देगा। अब जब जैसे डेटा की जरूरत होती है हम वहां से वो डेटा उठा लेते हैं। तो ये सब क्या है? प्रकाशित स्रोत यानी पब्लिश्ड डेटा है।
अब प्रकाशित समंक के कौन कौन से स्रोत होते हैं? पहली बात सरकारी प्रकाशन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन, तीसरा बहुत सारी समितियां और जो आयोग होते हैं उनके प्रतिवेदन, इसके अलावा अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, फिर व्यापारिक संस्थाओं परिषदों के प्रकाशन, विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थानों के शोध कार्य, पत्र पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न समाचार, बाजार के समाचार और बाजार अनुसंधान व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए कार्य, ये सब क्या है? ये सब प्रकाशित समंक की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, आपसे 3 मार्कर भी पूछ सकते हैं कि जो प्रकाशित समंक हैं उन प्रकाशित समंकों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो यदि 3 मार्कर में पूछने में आता है तो कोई भी 3 आपके जो टॉप के 3 हैं, सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय और अर्ध सरकारी, ये 3 आप वहां पे लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट में आपको एज इट इज उठा करके लिख देना है। ठीक, तो ये इतने किसके स्रोत हो गए? प्रकाशित समंकों के स्रोत हो गए, यानी ये लोग डेटा पब्लिश करते हैं रिसर्च करने के बाद। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या क्या है। सबसे पहली बात, सरकारी प्रकाशन क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये क्या करती हैं? ये डेटा कलेक्ट करती हैं, रिसर्च करवाती हैं और वो डेटा पब्लिश कर देती हैं। तो वो सब डेटा क्या कहलाता है? सारा का सारा डेटा सरकारी प्रकाशन की कैटेगरी में आ जाता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉवर्टी को लेकर के होता है, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के होता है, बेरोजगारी को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो एनएसएसओ क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है, ठीक, और डेटा पब्लिश करवाने का भी काम करवा देता है। इसके अलावा जैसे हमने बोला कि जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय क्या करता है? वो भी डेटा कलेक्ट करता है और उसके बाद आर्थिक समीक्षा जो है वो रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो ऐसे कई सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, सरकारी विभाग रहेंगे। ठीक है, जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये भी क्या है? ये क्राइम के रिकॉर्ड का डेटा पब्लिश कर देता है। तो ये सारे प्रकाशन क्या कहलाते हैं? सरकारी प्रकाशन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन। अब अर्ध सरकारी संस्थाओं में कौन कौन सी आती हैं? जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, ये जो लोकल बॉडीज होती हैं, ये सब क्या है? अर्ध सरकारी। ये भी अलग अलग रिसर्च करते हैं और डेटा पब्लिश कर देते हैं। जैसे स्वास्थ्य के आंकड़े, जन्म मृत्यु के आंकड़े। जैसे इंदौर जिले में जन्म मृत्यु का यदि डेटा देखना है तो इंदौर नगर निगम उसका एक बेस्ट सोर्स है। तो इंदौर नगर निगम की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाकर के ये सब डेटा मिल सकता है। तो ये कैसे हैं? अर्ध सरकारी संगठन होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें जो लोकल कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सब इसमें आते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी डेटा होता है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे, और वो क्या करते हैं? वो अलग अलग फील्ड के हैं, आपको पता ही होगा, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब क्या करते हैं? अपनी अपनी फील्ड के डेटा कलेक्ट करके उनको पब्लिश करते हैं। ये आप इनकी वेबसाइट्स पर चले जाएंगे, आपको मिल जाएगी। जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपको यदि देखना है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 आप टाइप कर देंगे, आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ये पूरा वर्ल्ड वाइड होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन कहलाएंगे। इसके अलावा व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन। देखिए कई सारे कंपनीज होती हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे स्वतंत्र और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं? जो अपनी अपनी फील्ड में क्या करेंगे? डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसे पब्लिश करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं आ जाएंगी, व्यापारिक परिषद है। जैसे इंडिया में फिक्की है, ठीक है ना, फिक्की फिक्की इंडस्ट्रीज को लेकर के डेटा पब्लिश कर देता है। ई एंड वाई,
अर्नेस्ट एंड यंग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, ये जो लेबर है, लेबर फोर्स को लेकर के डेटा पब्लिश करते हैं। मूडीज, ये जो रेटिंग एजेंसी है और अलग अलग देशों की जो रेटिंग होती है वो डिसाइड, मतलब कहना चाहिए उस जो रेटिंग है उस रेटिंग को देने का ये काम करती है, ये भी इंटरनेशनल एजेंसी है। हिंडनबर्ग भी इसी प्रकार से है। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग संस्थाएं हैं जो डेटा पब्लिश करती हैं। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थानों के शोध कार्य। अब देखिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज जो उस फील्ड में होते हैं, किस फील्ड में होते हैं, रिसर्च के फील्ड में, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में अपने स्टूडेंट्स से, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनसे डेटा पब्लिश, उनसे क्या करते हैं, रिसर्च करवाते हैं। कई सारे प्रोफेसर्स भी होते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं। स्पेशलिस्ट आते हैं, विशेषज्ञ लोग, वो भी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो रिपोर्ट जारी करते हैं, जो बहुत सारे लोगों के काम की होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में आईआईटी है, आईआईएम है, ये लोग बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करके डेटा पब्लिश करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, ये आपका कहना चाहिए कि इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को फॉलो कर सकते हैं, ये रोज आपको कुछ ना कुछ टिप्स देंगे। तो ये बहुत सारे जो ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा काम की होती हैं और बहुत निष्पक्ष होती हैं, क्योंकि ये संगठन कैसे होते हैं, एजुकेशनल होते हैं। नेक्स्ट, पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। अब देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी डेटा पब्लिश करते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग संस्थाओं से डेटा लेते हैं और डेटा पब्लिश करते हैं, और उसके बाद फिर उस न्यूज़पेपर के डेटा को उठा करके क्या किया जाता है, फिर जो व्यक्ति होता है वो अपना रिसर्च करता है। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स है, ये कई सारी रिसर्च करवाता रहता है, फाइनेंस के फील्ड में रिसर्च करवाता है, शेयर मार्केट के फील्ड में रिसर्च करवाता रहता है। बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये यूएसए का है बहुत बड़ा न्यूज़पेपर। ये लोग अपने जो प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं या इनके यहाँ भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, इनसे क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड में रिसर्च करवाते हैं, तो उनका डेटा भी बहुत ज़्यादा काम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं द्वारा, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन है और वो अकेले या अपने स्टूडेंट के साथ जाता है वो, और उसके बाद फिर क्या करता है, किसी फील्ड पे रिसर्च करता है और उस फील्ड का रिसर्च उसने क्या कर रखा है, उसने पब्लिश कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पब्लिश जो रिसर्च है उसको हम एक ऑथेंटिक सोर्स मान लेते हैं। देखिए, कई बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े मानव शास्त्री हैं, मतलब भूगोल के ज्ञाता हैं बहुत बड़े बड़े, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इंडिविजुअल रिसर्च कर रखा है और उस पर उन्होंने क्या कर रखा है, बुक्स पब्लिश कर रखी हैं, तो वो भी एक सोर्स होता है। नेक्स्ट, तो ये कैसे स्रोत थे, ये सारे के सारे स्रोत कैसे थे, ये वो हैं जिन पे रिसर्च का काम भी हो सका है और वो पब्लिश भी हो चुके हैं, यानी आप उसे देख सकते हैं। दूसरे कैसे हैं, अप्रकाशित। अप्रकाशित मतलब क्या, रिसर्च का काम तो हो गया लेकिन किसी कारणवश पब्लिश नहीं हो पाए, तो वो अप्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। जैसे सरकार, संस्थाएं एवं अनेक अनुभवी और योग्य व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों से सांख्यिकी सामग्री संकलित करते हैं जो अत्यधिक उपयोगी होती है लेकिन किन्हीं कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। अनुसंधानकर्ता क्या कर सकता है, इस सामग्री का उपयोग कर सकता है, तो इंडिविजुअल कांटेक्ट करके वहां से उसको लिया जा सकता है, लेकिन क्या है, वो आपको पब्लिकली आपको मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो पब्लिश नहीं हो पाएगा, रिसर्च उस पर हो चुका है। तो ये स्रोत कैसे कहलाएंगे, अप्रकाशित स्रोत। तो ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीयक संकलन है उसमें दो प्रकार के स्रोत हो गए, सेकेंडरी डेटा में मैंने आपको बताया, एक हो गया प्रकाशित स्रोत और दूसरे कैसे हो गए, अप्रकाशित स्रोत। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर। ये आपसे 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं और ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक की परिभाषा आपको पता ही है, तो आप इसमें 3-4 डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला क्या है,
प्राथमिक संबंध कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता इन्हें क्या करता है, स्वयं एकत्रित करता है। क्योंकि वो स्वयं एकत्रित करता है इसलिए ये क्या होते हैं, ये मूल स्वभाव के होते हैं, मौलिक होते हैं, यानी जैसा जिस उद्देश्य के साथ जैसा सोच करके उसको लिया गया वो वैसा ही रहने वाला है। द्वितीयक संबंध मौलिक नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पूर्व काल में एकत्रित किए जा चुके हैं, उसने क्या सोच करके एकत्रित किया और हमने उसका क्या यूज कर लिया, तो वो मौलिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्राथमिक संकलन में क्या होगा, धन, समय, परिश्रम, बुद्धि, इसका प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि योजना को नए सिरे से प्रारंभ करना होता है। आपका जो रिसर्च का काम है, उस रिसर्च का जो सब्जेक्ट है आपके, उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग फील्ड चुननी पड़ेगी और रिसर्च करना पड़ेगा। इसमें समय भी बहुत लगता है, परिश्रम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि ये सब हर बार नए सिरे से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, किस चीज़ का फील्ड में, मतलब किस चीज़ का अध्ययन करना है, किससे मिलना है, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ क्या करना है, यहाँ ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ डेटा अवेलेबल है। ना तो उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ना है, ना बहुत ज़्यादा समय भी खर्च हो रहा है, थोड़ा बहुत ही समय खर्च होगा आपका, ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। केवल और केवल आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा का सोर्स आखिर क्या है, वहां से आप जाकर के उस डेटा को ले सकते हैं। अनुसंधान के सर्वथा अनुकूल होते हैं। जो प्राथमिक संबंध होता है वो क्या होता है, अनुसंधान के सर्वथा अनुकूल, इसलिए इनका प्रयोग करते समय किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। संशोधन की आवश्यकता क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि हमने खुद जाकर के कलेक्ट किया है और हमको अच्छे से पता था कि हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। यहाँ क्या है, किसी दूसरे उद्देश्य से संकलित किए जाते हैं, अतः इन्हें वर्तमान उद्देश्य के लिए अनुकूल करने के लिए संशोधित करना पड़ता है। तो देखिए, वो जो सेकेंडरी डेटा है, उस सेकेंडरी डेटा को पहले से ही किसी ने कलेक्ट कर रखा है। अब आपका उद्देश्य क्या है, तो आपका उद्देश्य उससे हट कर क्या हो सकता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो डेटा ऑलरेडी था उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपसे एमपीपीएससी मेंस में बजट से संबंधित या आर्थिक समीक्षा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए, तो आपको उस आर्थिक समीक्षा से डेटा निकाल के और उसे संशोधित करके क्या करना पड़ जाएगा, उसे अपने हिसाब से लिखना पड़ जाएगा। क्योंकि आर्थिक समीक्षा इसलिए नहीं दी गई है कि आप उससे पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई हो। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक संबंधों में डिफरेंस है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये टॉपिक आपका प्राथमिक और द्वितीयक संबंध, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा विश्लेषण के प्रकार। ठीक, तब तक आप अपनी मेंस की तैयारी लगातार करते रहें, मेंस नजदीक है। ऑल द बेस्ट।